बीएससी तृतीय वर्ष वाले विद्यार्थियों के लिए पुनः स्वागत है। आज हम आर्थिक महत्व के एक अन्य पादप के बारे में चर्चा करेंगे। वो है जूट या पटसन। वानस्पतिक नाम इसका कॉर्कोरस स्पीशीज़ है। इसकी दो ही स्पीशीज़ हैं, कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस और कॉर्कोरस ओलियोटोरियस है। फैमिली इसकी लिलिएसी है। ये वही फैमिली है जो लहसुन और एक लिली फ्लावर आता है जो अपने जापान में काफ़ी मशहूर है, वो उसी के कुल का ये पौधा है। और इससे जो रेशे प्राप्त होते हैं उसको बास्ट फाइबर या फ्लोएम फाइबर कहा जाता है। उत्पत्ति केंद्र इसका अफ्रीका और इंडो बर्मा क्षेत्र है, लेकिन विश्व का 80% जूट उत्पादन भारत और बांग्लादेश में होता है। भारत में भी विशेषकर पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु इसके महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य हैं। वानस्पतिक लक्षण इसके बारे में बात करते हैं अब कि जो जूट की दो ही जातियां उत्पादन के रूप से महत्वपूर्ण है, कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस और कॉर्कोरस ओलियोटोरियस। ये वार्षिक पौधा है, क्षूप या शाक के रूप में पाया जाता है। पत्तियां अननुपर्णी, सरल, अंडाकार होती हैं और पत्तियों के आधार पर दो कंटक अतिवृद्धियां पाई जाती हैं। पुष्पक्रम एकल या ससीमाक्षी होता है और फल इसका कैप्सूल के रूप में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं इन दोनों जातियों में डिफरेंस क्या है। कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस इसे सफ़ेद जूट या कड़वा पात भी कहा जाता है, इसकी पत्तियां कड़वी होती हैं। जबकि कॉर्कोरस ओलियोटोरियस इसे मीठा पात कहा जाता है, इसकी पत्तियां कड़वी नहीं होती हैं। सफ़ेद जूट या कड़वा पात के पादप लंबे होते हैं, फल गोल या छोटा होता है और जो इसके बीज होते हैं वो चॉकलेटी कलर के होते हैं। जबकि मीठा पात कॉर्कोरस ओलियोटोरियस में पत्तियां कड़वी नहीं होती हैं, पादप छोटे होते हैं, फल गोल या छोटे होते हैं और बीज नीले, हरे या काले रंग के होते हैं। कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस की खासियत है कि ये जलाक्रांता सहनशीलता, यानी यदि पानी ज़्यादा भी हो जाए तो भी उसको ये सहन कर सकता है। मिट्टी में पानी अधिकता हो जाए उसको सहन कर सकता है, लेकिन कॉर्कोरस ओलियोटोरियस जलाक्रांता असहनशीलता दर्शाता है, इंटॉलरेंस दिखाता है ये। लेकिन इसमें जो बेसिक डिफरेंस जो है इम्पॉर्टेंट, वो याद रखना है आपको कि कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस के जो फाइबर हैं वो निम्न गुणवत्ता वाले होते हैं रेशे, जबकि कॉर्कोरस ओलियोटोरियस के जो रेशे होते हैं वो उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। यदि बात की जाए इनके रासायनिक संगठन की, तो सेलुलोज 56 से 63% तक इसमें पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा। हेमिसेलुलोज 22 से 26% है और लिग्निन इसमें 11 से 12% है, जो इसे मजबूती प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त इसमें मोम, गोंद, रेजिन, खनिज लवण आदि भी पाए जाते हैं। यदि बात करें हम इसके जलवायु की, तो आर्द्र, उपोष्ण या उष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्रों में ये ज़्यादा उगता है और इस लिहाज से भारत के जो मध्यवर्ती जो राज्य हैं या आपके नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इसके लिए मिट्टी बालू रेत अच्छी होती है। यदि बात करें खेती करने के इसके संदर्भ में, हम केवल रेशों के निष्कर्षण का अध्ययन करेंगे क्योंकि यहीं से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आते हैं। रेशों का निष्कर्षण में दो विधियां हैं। पहला है अपलगन। अपलगन या रेटिंग भी कहते हैं इसको। तने के काष्ठीय भाग को अलग कर इन्हें तालाब में या किसी कृत्रिम जलीय गड्ढे में डाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को ब्रेटिंग या सड़ाना भी कहते हैं। सूक्ष्म जीवों की प्रक्रिया से अवांछित पदार्थ रेशों से अलग हो जाते हैं और रेशे नरम हो जाते हैं। उसके बाद आता है एक्सट्रैक्शन या निष्कर्षण। सड़ने या गलने की प्रक्रिया के पश्चात इन्हें लकड़ी के हथौड़े से पीटा जाता है। फिर रेशों को हाथों से निकालकर धोकर सुखा लिया जाता है। इस प्रकार से हमें रेशे प्राप्त होते हैं। उन्नत किस्में हैं। जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है, जहां विकसित की गई हैं 2-3 किस्में, जिनमें वासुदेव, चिंसुरा ये इम्पॉर्टेंट हैं। फलेश्वरी और धालेश्वरी भी इम्पॉर्टेंट है। वासुदेव चिंसुरा ओलियोटोरियस से रिलेटेड है और फलेश्वरी, धालेश्वरी ये कैप्सुलेरिस से रिलेटेड है। यदि पादप संरक्षण या रोग संरक्षण की बात की जाए कि इसमें कौन कौन से रोग लग सकते हैं, तो पहला रोग है स्तंभ गलन या मूल गलन। रोग कारक है मैक्रोफोमिना फैसियोली। उपचार इसका कैप्टन रसायन है, कैप्टन रसायन, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, कैप्टन रसायन है, कैप्टेन नहीं है ये, कैप्टन रसायन है ये। फिर आ रहा है हुगली म्लान। हुगली पश्चिम बंगाल का एक बहुत बड़ा जिला है और हुगली मलान, वहाँ इस रोग की पहली बार खोज की गई थी, इसलिए उसका नाम दिया गया हुगली मलान या हुगली विल्ट।
इसका जो रोगजनक है वो फ्यूजेरियम सोलिनाई है और स्यूडोमोनास सोलेनिशियम है। ये फसल चक्र के माध्यम से ही ठीक हो सकता है, यानी हमें यदि इस रोग से से बचाना है फसलों को, तो अगली बार फसल जूट की ना बोकर किसी और फसल को बो दिया जाए तो ये रोग समाप्त हो सकता है। तीसरा है शामवर्ण कोलेटोट्राइक्रम ग्लोरोस्पोरिडियम्स, इसका रोगजनक है। ये ताम्र पाउडर कवकनाशी आता है, उसके उपचार से ये ठीक हो जाता है। फिर आता है स्टेम जूट वोविल, एपियोन कॉर्कोरी इसका रोग कारक है और एंडोसल्फोन इसका उपचारक है। हैरी कैटरपिलर, ये डाइक्रीशिया नाम का एक कीड़ा है जिसके कारण ये रोग होता है, और इसके उपचार है आपके BHC एल्डोसल्फोन, इनका उपचार करके इसका रोग को दूर किया जा सकता है। अब आती बात जूट के आर्थिक महत्व के बारे में। तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। दरिया हैं, आपके बोरियां हैं, चटाई है, जूट की चटाई बनती है, टोकरियां जूट से बनती हैं, और कई प्रकार के जो सामग्रियां हैं जो लपेटने में या भंडारण करने में काम आती हैं, उसका निर्माण में जूट का उपयोग किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले प्लांट्स के बारे में अध्ययन